अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 से आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईद का आज तीसरा रोज़ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ईद से कबल इतना बड़ा हौलनाक वाक़या रोनमा होगा जो कि अहमदपुर शर्किया में हमने देखा। और आज भी वहाँ वैसी दुख की फ़ज़ा है जिस तरह से पहले रोज़ और उसके बाद दूसरे रात तीसरे रोज़ भी। और यकीनी तौर पर कई ईदें बीत जाएंगी, लेकिन ये वाक़या भूल नहीं पाएंगे ना सिर्फ अहमदपुर शर्किया के लोग बल्कि पूरा पाकिस्तान इस दुख में बराबर का शरीक है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि इस हौलनाक वाक़े में अब तक 163 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं। अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट जो आज हुई है उसमें जो मुल्तान बंद यूनिट है उसमें 4 मजीद ऐसे झुलसे हुए अफराद थे जो कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए और झुलसने की वजह से वो भी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें उस कंटेनर का जो ड्राइवर है, ऑयल टैंकर का ड्राइवर गुल मोहम्मद जिसका नाम बताया गया था, शनाख्त हुई थी, वो भी जान की बाजी हार चुके हैं। 100 से ज़ायद ऐसे झुलसे हुए अफराद हैं जो अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। फजील सऊद ब्यूरो चीफ मुल्तान वो भी इस वक्त अहमदपुर शर्किया मौजूद हैं। कुछ लवाहिकीन से उन्होंने बात भी की है और वहाँ की जो तमाम इंतजामात हैं उनको भी देखा, क्योंकि आज वज़ीर आला पंजाब ने भी वहाँ पर आना था, चेक तकसीम करने थे, लेकिन वो तो नहीं आ सके थे। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं फजील सहू से। फजील सहू, जो वाक़या रोनमा हुआ था और आज ईद का तीसरा रोज़ भी है, लेकिन वहाँ पर तो यकीनी तौर पर ईद का कोई ऐसा माहौल भी नहीं है। जो दुख, जो सोगवार मौसम वहाँ पर है, जो फ़ज़ा वहाँ पर है, उसे अल्फाज में बयान करना यकीनी तौर पर आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी बताएगा कि इस वक्त वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, जो अहले इलाका हैं वो क्या कहते हैं। जी दानिश, मैं बता दूं कि इस वक्त भी मैं जय वकूआ पर मौजूद हूँ और इस वक्त भी सैकड़ों लोग जो कि करीबी इलाकों के हैं वो ईद की खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मौके पर आए हुए हैं और इस अफसोसनाक वाक़े को याद कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसे भी लोग हैं कि जितनों की तलाश में आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। अभी मुझे एक बुज़ुर्ग मिले हैं और एक छोटा बच्चा मिला है जिसका बेटा और इसका भाई वो भी नहीं मिला है। और जब मैं थोड़ी देर मेरे साथ ही अगर मैं चलूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड पर एक बस्ती है नंबरदारा, वहाँ पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद इस वाक़े में मुतासर हुए, जिसमें से 5 जो नंबरदार असलम है, उसका बेटा उसामा है और दीगर अफराद वो जान की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद का अभी भी पता नहीं चल सका कि वो आया वो जिंदा भी हैं या कि इस दुनिया से चले गए हैं। तो मैं बता दूं कि ईद का तीसरा दिन है, लेकिन अगर वकूए की तरफ देखा जाए तो आज चौथा दिन है और यहाँ की फ़ज़ा वैसे की वैसे ही सोगवार है, हर आंख। अच्छा फजील सहू, जिस तरह से आपने सर्किट हाउस पे जाना था, बहावलपुर के सर्किट हाउस में, क्योंकि आज एक तकरीब का इनेकाद भी किया जाना था, वज़ीर आला पंजाब ने आना था, चेक तकसीम करने थे 28 जांबा के, लेकिन अभी वहाँ पर चूंकि नहीं आ सके थे वज़ीर आला पंजाब किसी मसरूफियत की वजह से, बलीगुर रहमान साहब ने मेरे ख्याल से वहाँ पर चेक भी तकसीम किए हैं, तो वो जो लवाहिकीन हैं वो क्या मुतमईन दिखाई दिए थे वहाँ पर? जी दानिश, अगर मैं कहूँ तो वो चेक तो वो जिस अंदाज से उन्होंने लिए, गम के अंदाज में लिए, तो वो उनके लिए पैसा या रकम उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो उनके लिए तो उनका बेटा, भाई, बहन और वो बाप चाहिए था जो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो वहाँ पे गए, उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ियों पे वहाँ पे ले जाया गया और सर्किट हाउस में बिठा दिया गया। और उनका यही कहना था, जब 92 न्यूज़ ने उससे बात की तो वो कहते सुबह से हमें वहाँ पर बिठा दिया गया था और कहा गया था चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उनके दुखों का मुदावा भी होगा, उन्हें चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे तो उसके बावजूद मेरे एक बुजुर्ग से बात हुई, उनको वो दिल के आर्जा के में मुब्तला थे, उसके बावजूद ज़बरदस्ती जो वालिद थे एक बेटे के जो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बौका, उन्हें भी ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया था। और उनका भी यही कहना था अगर इस तरह की कोई बात थी हमारे साथ मजाक ना किया जाता। हमारे यहाँ पे हमने फातह खानी करनी थी, लेकिन ज़बरदस्ती हमें वहाँ सर्किट हाउस ले जाया गया और उसके बाद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब तो नहीं है, स्टेट मिनिस्टर ने ही चेक तकसीम किए। स्टेट मिनिस्टर ने, बलीगुर रहमान ने ये ज़रूर कहा कि उनको दुखों का मुदावा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने किया। और उस पूरी तकरीब में अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की ही तारीफ की गई है कि आया इस वाक़े, इस साने, अफसोसनाक साने में हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद की गई है। जी अच्छा, तो फजील ये बताएगा कि वहाँ तो यकीनी तौर पर दुख कम हुए नहीं और हो भी नहीं सकते। जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जो जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा भी पेश आया था, इर्द गिर्द जो बस्तियाँ हैं और पक्का पुल का इलाका भी गालिबन करीब ही है, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ऐसे थे जो इस वाक़े में जान की बाजी हार चुके थे। वहाँ के लवाहिकीन का क्या कहना है, जो हुकूमती इंतजामात हैं जो किए गए, क्या उससे मुतमईन दिखाई दिए कहीं भी?
जी, जिसमें आप अगर पक्का पुल की बात करते हैं तो बस्ती रमज़ान के एक ही बस्ती के 35 लोग थे जो इस सानिया में जाँ बहक हुए हैं। उसके साथ साथ बस्ती नंबर 12 के 7 लोग हैं और ये जो करीबी बस्तियाँ हैं अगर आप देखें तो 5 से 7 किलोमीटर के राउंड अबाउट में इतने लोग थे। ये जो अगर 163 की बात आती है तो मैक्सिमम लोग यही इसी बस्ती के रहने वाले थे। तो उसमें वो लोग हैं वो आज भी उनमें गम पाया जाता है। उनका यही कहना है कि जो होना था वो तो खुदा पे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से वो इमदाद की दी गई है या उसके बाद फौरी तौर पर जो कार्रवाई की जाए वो कहीं पे तो मुतमिन नजर आते हैं, कहीं पे नहीं आते। वो ये भी कहते हैं कि जाए अगर यहाँ फजील साहब आप हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया है हमें, जो कि मुल्तान से एमएनए मुंतखब हुए थे। बहुत शुक्रिया आमिर डॉक्टर साहब आपका। जनूबी पंजाब का ये इलाका है और आपके काफ़ी करीब भी पड़ता है। जो मामलात हुए यकीनन ये अफसोसनाक है तमाम लोगों के लिए, लेकिन ये मुफलिसी का शिकार जो लोग हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अलमनाक और बहुत अफसोसनाक वाक़या है और जुल्म ये है कि अब तक उनके दुखों का मुदावा नहीं किया जा रहा। चेक तकसीम करने से चीफ मिनिस्टर साहब ने, स्टेट मिनिस्टर साहब आए और सर्किट हाउस उनको बुलाया गया और बस उनकी आशिकोई की। और देखें, पहले दिन से जो हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे खित्ते को हमारे रहने वाले लोगों के साथ जो सुतेलापन का सलूक किया जा रहा है हुकूमत का, और हमें दूसरे दर्जे का शहरी जो है वो समझते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर है। अस्पतालों का हाल आपके सामने है। जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम अपने अजीज़ों को उनकी डेड बॉडीज़ को हम हाथ रेडियों पे तो शिफ्ट करते हैं। और एक बात हो रही थी कि जी बर्न यूनिट की, तो 40 अरब रुपया लगता है अगर आप साउथ पंजाब के जो लेटेस्ट 3 बर्न यूनिट अगर बना दें तीनों डिविजनल हेडक्वार्टर पे, तो 542 अरब रुपया खर्च किया इन्होंने पिछले 5 साल में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे। तो जब तरजीहात में तरजीहात यकीनन डॉक्टर साहब अभी हमें बदलनी ज़रूरी है, अभी नागज़ीर भी है जो मौजूदा सूरत हाल है। फजील, वैसे अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो हमेशा से यही बात सामने आती है कि मुफलिस लोग हैं, मुफलिसी बहुत ज़्यादा, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकली तो काफ़ी ये खित्ता काफ़ी ज़रखेज़ और स्ट्रॉन्ग है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मुंतखब हुए हैं मुल्तान से, तो उसके बावजूद बर्न यूनिट नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये फिगर्स है क्या? ये तजाद क्यों है? दानिश, अगर मैं बताऊं कि ये अगर मुल्तान का बर्न यूनिट की बात करें तो वो क्रेडिट गोज़ टू यूसुफ गिलानी के, उन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी और शुरू किया था। लेकिन अगर मैं आज की तकरीब की बात करूं जो सर्किट हाउस बावलपुर में की गई है और स्टेट मिनिस्टर बलीगुर रहमान साहब ने वहां पे खिताब किया, तो उनका यही भी कहना था कि उन्होंने ये तारीफ की कि मुल्तान में बनाया गया है, लेकिन उन्होंने बावलपुर की बात नहीं की कि बावलपुर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ ही की जाती थी, लेकिन उन्होंने ये फैसिलिटी की बात नहीं की कि यहाँ पे भी बर्न यूनिट बावलपुर में भी होना चाहिए था। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जब मुल्तान में मेट्रो की बात की गई थी तो जो मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन उसके बावजूद जब प्रेशर डेवलप हुआ था तो वही फिर चीफ मिनिस्टर के जो अहकामात थे उसको सराह रहे थे। तो अगर इस तरह की बात की जाए तो यहाँ पे जो सहूलतें हैं सेहत के साथ साथ तालीम के हवाले से वो इंतहाई नापैद है, उससे फुकदान पाया जाता है जो ज्यादा जरूरी है। और अगर देखा जाए तो फजील साहब बात ऐसी ही है कि इतना पॉलिटिकली जरखेज होने के बावजूद ये उतना तालीम और सेहत में नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया फजील साहब हमारे साथ ही मौजूद थे। और अब एक और अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जो कि कोयटा में कुछ दिन पहले, करीब एक हफ्ता कबल ये हौलनाक वाक़या पेश आया था। हाजी अताउल्लाह जो सार्जेंट था जो कि एक्सीडेंट में जाँ बहक हुआ था, और अभी इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सू मोटो ले लिया है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का रवैया थोड़ा सा इसमें तजाद भी पाया जाता है। खलील अहमद ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खलील, अभी जिस तरह से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अज़कुर नोटिस दिया है, लेकिन उससे कबल जो हम देख रहे हैं पुलिस का रवैया कि अपने पेटे भाई को इंसाफ दिलवाने की बजाय वो तो उनकी खिदमत कर रहे हैं मुजीब अतक से जो कि नामजद मुलजिम है, ये माजरा है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। इस वाक़े में जो पहले दिन से ही पुलिस का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि एक ट्रैफिक वार्डन को जो है दौरान ड्यूटी जो है वो गाड़ी से कुचला गया, और उसके बाद जो ये एक MPA है मजीद अचकज़ई साहब, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद वो 3 घंटे हॉस्पिटल में रहता है और दम तोड़ देता है। लेकिन पुलिस अफसरान की आप वो देखिए कि उन्होंने जो है मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया। कुछ देर के लिए उनके गार्ड और ड्राइवर को थाने में बिठाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें भी 1 लाख रुपए की ज़मानत पे छोड़ दिया गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे और जो ये चीज़ें क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं थे और हम 2-3 दिन शवाहिद ढूंढते रहे, और जैसे ही हमें शवाहिद मिले तो हमने ये जो आपने देखा कि पूरी TV स्क्रीन्स पे जो है मजीद अचकज़ई की जो कारनामा था उसको दिखाया, और उसके बाद उनका नाम FIR में शामिल किया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से जो है IG पुलिस बलूचिस्तान एहसन महबूब पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और वो नाराज़ होकर फिर इस्लामाबाद चले गए। दबाव किसने डाला खलील भाई, ये बताइएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से रज़ाक चीमा साहब जो हैं, जो कि DIG भी हैं, उनका तो ये कहना है कि रिमांड से कबल मजीद अचकज़ई जो है वो तस्लीम कर चुके हैं कि ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि मैं हरजाना देने के लिए भी तैयार हूँ। पहले वो कबूल कर चुके हैं रिमांड से पहले, लेकिन उसके बाद कभी ड्राइवर कभी गार्ड गाड़ी चला रहा था, तो ये बयान क्यों बदले जा रहे हैं बार बार? नहीं, आप देखें, अगर अब तो वो बाद में 3 दिन बाद मीडिया पे आए और हीरो बन रहे हैं कि जी मैंने किया है, मैं तस्लीम करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। हम भी कहते हैं कि आपसे गलती हो गई, आप पहले ही दिन जिस दिन वाक़या होता है उस दिन अपने आप को नॉमिनेट करते, आप थाने में जाके बैठते, और सबसे पहले तो आप जिसको आपने ज़ख्मी किया और उसको आप हॉस्पिटल पहुँचाते, वहाँ जाके उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ करते। आप थोड़ी देर जाए वक़ूआ पे मौजूद रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए, और बाद में जब FIR दर्ज होती है पुलिस से, इस हवाले से हमने बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की उनके अफसरान से बात करने, लेकिन उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया था, कोई नाम नहीं ले रहे थे और कोई बात करने पे तैयार नहीं था। लेकिन जो जवान थे वो इंतहाई नाराज़ थे। हमारी दूसरे दिन उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि अगर हमारे अफसरान का यही रवैया रहेगा तो फिर हम क्या काम करेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि किसने किस तरह जो है उसको कुचला, लेकिन अब FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हो गई है, तो आप बताइए कि इसमें हम क्या करें। ताहम देर आए मामला क्या था, क्यों ये नामालूम अफराद थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तो सब हम लोगों ने ये एक तस्वीर भी देखी है, एक तस्वीर शाये हुई थी जिसमें उस गाड़ी में एक्सीडेंट के बाद देखा भी जा सकता है कि अचकज़ई साहब उस गाड़ी में विराजमान है और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। तो अब तो इस चीज़ को छुटलाया ही नहीं जा सकता ना? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने, क्योंकि जब 3 दिन बाद उनकी फुटेज TV चैनल्स में चलना शुरू हुई तो उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम कर लिया, लेकिन क्योंकि मजीद खान अचकज़ई की पार्टी जो है वो सूबाई मखलूक हुकूमत का हिस्सा है, उनके 4-5 मिनिस्टर्स हैं और काफ़ी ज़ोरावर किस्म की जो है इनकी हैसियत है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि उनके मिनिस्टर्स ने, और ये क्योंकि सूबाई हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है इसलिए ये लोग मजबूर होंगे, और हुकूमत की तरफ से ही जो है पुलिस पर यह दबाव डाला गया होगा कि आप जो है ये नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है, सब जो चट्टा कट्टा है वो खुल के सामने आ जाएगा कि किन लोगों ने उन पर दबाव डाला, और वो वजूहात भी उनसे पूछी जाएंगी कि आपने नामालूम अफराद के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज किया। ताहम अगर मजीद खान अचकज़ई पहले दिन ही अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते और इस बात को तस्लीम करते और वो आके जो है थाने में पेश हो जाते और उनके खिलाफ FIR होती, तो बाद अज़ा क्योंकि ये उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं किया, एक हादसा है, हो गया, जिस तरह हुआ उसकी वाक़यात होते, तहकीकात होती, तो और एक कबायली माशरा है क्योंकि वो एक कबायली रहनुमा भी हैं। इसके अलावा जो डेरा गाजी खान है और जहाँ से वो मकतूल का ताल्लुक़ है वो भी एक कबायली सिस्टम के तहत रहते हैं, तो वहाँ बैठ के ये मामला दियत के तहत तय किया जा सकता था। लेकिन अब मामला बहुत उलझ गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया। खलील अहमद, जिस तरह से मामला तो उलझ तो गया है, लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि सुमोटो ले लिया गया है। लेकिन अभी ये जो जिस तरह से आप भी अभी बता रहे थे कि पहले इस मामले को गोलमोल किया जा रहा था और प्रेशर भी डाला जा रहा है, तो जो अहले इलाका हैं और ख़ास तौर पे जो इनके जो ख़ानदान के लोग हैं, जिनकी फैमिली के लोग हैं, उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? क्या उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है?
जी, उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन हमारे ही चैनल्स पे जो हमारे क्योंकि उनका ताल्लुक़ डेरा गाजी ख़ान से है और वो पूरी फैमिली जिस दिन ये हादसा हुआ और उसके बाद वो इस हादसे में शहीद हो गए तो उनको डेरा गाजी ख़ान ले जाया गया और वहीं उनकी तदफीन हुई। उसके हवाले से जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने उनसे बात की, उनका यही कहना था कि हम कोई दियत नहीं लेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे और जिस तरह हमारे वालिद को जो है कुचला गया है तो हम इसका केस अदालत में चलाएँगे और हम चाहते हैं कि जो करार वाकई सज़ा है वो पूरी तरह जो है इस पे अमल हो। और ताहम उनका ये ज़रूर कहना था कि इस हवाले से उन पे कोई दबाव नहीं है और ना ही अभी तक उन्होंने मजीद खान अचकज़ई की तरफ से किसी ने उनसे कोई रब्ता किया है। जी, तो दबाव तो खलील अहमद इसलिए भी नहीं होगा कि क्योंकि वहाँ पर वो नहीं बैठे हुए, वहाँ पर अगर बैठे हुए होते कोयटा में या कला अब्दुल्ला जहाँ से मुजीब अचकज़ई साहब मुंतखब भी होते तो शायद उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती। खैर ये बताएगा कि अभी जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है और जिस तरह से मखलूत हुकूमत भी बनाई गई है वो इत्तेहादी भी हुकूमत की, क्या ये वजह भी है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी माजी में? अभी जब हमने देखा माजी करीब में उनको सपोर्ट किया जा रहा था पुलिस की जानिब से, क्या मखलूत हुकूमत की वजह से उन्हें सपोर्ट दी जा रही थी, फेवर दी जा रही थी? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जो है पुलिस पे दबाव डाला गया। हालांकि क्योंकि ये वाक़या रोज़े से आधा घंटा पहले हुआ और बिल्कुल ये एक मारूफ चौक है, GPO चौक, रेड जोन में वाक़या है जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक जो है रवां दवां रहता है और ये वाक़े के टाइम भी बहुत से लोग वहाँ जमा थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा था, ऐनी शायद थे, लेकिन लोग बातें तो कर रहे थे, सबूत कोई नहीं था। और उसके बाद हम सब यही समझ रहे थे कि ये जो है मजीद खान अचकज़ई जो है वो ख़ुद थाने में पेश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत उस वक्त खुली जब FIR की कापी हमारे सामने आई है, उसमें नामालूम अफराद को जो है नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद तो जो लोग थे और सोशल मीडिया पे और जो लोग बहुत एक्टिव हुए और किसी ना किसी तरह जो है हमने ये CCTV हासिल कर लिया, जिसके बाद ये इस हकीकत सामने आई कि ये गाड़ी मजीद खान अचकज़ई की थी और अब एक तस्वीर भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो ड्राइविंग सीट पे मौजूद है। तो लिहाजा अब उनको जो उन्होंने किया है उनको भुगतना पड़ेगा और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कोयटा में लगता है या इस्लामाबाद में। ताहम इस वक्त जो मजीद खान अचकज़ई हैं वो 5 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के पास है, सिविल लाइन थाने में है, लेकिन वहाँ पे भी उनके ठाट बाट जो हैं वो पूरी तरीके से जारी हैं। उन्हें कूलर फराहम कर दिया गया है, उनके जो मेहमान आ रहे हैं उनको पूरी तरह ट्रीट किया जाता है, SHO के कमरे में जो है ना उनकी खिदमत की जाती है। और हाँ, यकीन कीजिए कि 3 दिन इतना रश रहा जिसकी कोई हद नहीं है और किसी को उनसे मिलने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर आप जाएं और आपकी कोई वाकफियत ना हो और आप एक आम आदमी आपने किसी कैदी से मिलना हो तो उसमें 3 दिन लग सकते हैं। पूरे थाने का अमला, चाहे उसमें SHO, DSP हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पुलिस जो है पेटी भाई को इंसाफ दिलवाने के बजाय बल्कि जो खिदमतें की जा रही हैं MPA साहब की। बहुत शुक्रिया खलील अहमद, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ ईद के तीसरे रोज की बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। तो जिस तरह से ईद का आज तीसरा रोज़ है, मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है और डबल ट्रीट कही जा सकती है क्योंकि एक तो जो आज ईद का तीसरा रोज़ है, छुट्टी का भी आज आखिरी रोज़ है, वैसे कल से दोबारा से वही रूटीन होगी सबकी, तो आज डबल ट्रीट मौसम ने दे दी है। और जो ईद का तीसरा रोज़ था और जो जाती ईद थी उसको मौसम ने रोक लिया है और यकीनन ये जो लम्हात हैं ये ख़ास तौर पर काफ़ी यादगार साबित हो सकते हैं, खुशगवार भी होंगे। और अगर अच्छे मौसम की बात हो, छुट्टियों की बात हो, तो सबसे पहले जो जहन में बात आती है वो मरी, इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ की बात होती है। तो मरी में हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन भी मौजूद हैं जो कि आज सुबह से वहाँ से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल देख रहे हैं वहाँ पर। नूरुल अमीन, यकीनी तौर पर आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, हम तो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सुबह से देख रहे हैं कि आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये बताएं कि लोग कितनी तादाद में मौजूद हैं, आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है तो कल से फिर वही काम होगा, तो किस तरह से यादगार बनाया जा रहा है इन लम्हात को?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर ईद को जो है सही तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर शहरियों की और सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है, खूब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो खासी बारिश हुई थी और बादल बिल्कुल जो माल रोड है इसके ऊपर जैसा यूँ लगता था जैसे उतर हैं। शहरियों ने खूब एंजॉय किया था। इस वक्त अगरचे बादल तो माल रोड के इर्द गिर्द हमें नज़र नहीं आ रहे, थोड़े ऊपर चले गए, लेकिन शहरी इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा दुआएँ कर रहे हैं और लगता यही है सबकी नज़रें आसमान की तरफ है और यूँ लगता है उनकी दुआएं एक बार फिर बादलों को नीचे खींचकर ज़रूर लाएंगी। आप देख सकते हैं मेरे अकब में इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आए हैं, तरह तरह के यहाँ पर खाने भी खा रहे हैं। आज छुट्टी का भी आखिरी रोज़ है, ईद का भी आखिरी रोज़ है, पूरे मुल्क से सयाह यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर खासी हमें एक्टिव नज़र आ रही है। उनका भी यही कहना है यहाँ पर आएँ ज़रूर, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके अपने पल्लू से बांध कर रहें, कहीं ऐसा ना हो आपकी ईद जो है उसमें कोई रंग में भंग ना पड़ जाए। मजीद बात करते हैं लोगों से, खासे एक्साइटेड हैं और उससे आपको भी अंदाज़ा होगा, आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। जी बताएं किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर माल रोड पे खड़े हैं, कैसा लग रहा है? हम बहुत अच्छी एंजॉय कर रहे हैं। हम फैसलाबाद से आए हुए हैं, हम 8-10 लोग हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी यहाँ पर। यानी कि अभी जो फैसलाबाद से जिस तरह से थे और मुल्क के दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से ट्रैफिक का जिक्र भी आपने किया तो अमूमी तौर पर ट्रैफिक के बड़े मसाइल रहते हैं मरी में, तो पार्किंग के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और फैमिलीज़ के लिए उनकी प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से माल रोड पर आप इंतजाम को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज एक दिन के अंदर मलका कौसार में जो है 31,000 से ज़ायद गाड़ियों ने एंट्री मारी है, लेकिन जब कि यहाँ पर जो है 9,000 की गुंजाइश है, तो आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस हद तक जो है ट्रैफिक के मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर माल रोड की तरफ आने वाले रास्ते जो हैं अगरचे वहाँ पर बुलाके ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर माल रोड के ऊपर एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया गया है, जिसका यही काम है कि शहरियों को जो भी मसाइल हैं वो फौरी तौर पर डेस्क से रब्ता करें। इस्लामाबाद से मरी आते हुए रास्ते में एक्सप्रेस हाईवे और मोटरवे पे इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, चंद लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ी मेजर जो है यहाँ पर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोगों से हमारी बात हुई है, यहाँ पर खासा रश है, वो भी यही कह रहे हैं कि ये घर में बैठने का टाइम नहीं है, ईद का आखिरी रोज़ है, छुट्टी का भी आखिरी रोज़ है, तो कहीं ऐसा ना हो आप इतनी अच्छी और ठंडी ईद को, जो कोई मीठी तो थी, नमकीन तो बनाया लोगों ने, लेकिन आज कुदरत ने इसने ठंडा भी बना दिया है। तो आप यहाँ पर आए, नमकीन का जिक्र किया तो चले कुछ खानों के मेन्यू के बारे में भी हमें बता दीजिए कि अमूमी तौर पर जो शहरों में हम देखते हैं तो कुछ ऐसे स्पॉट्स या बाजार हैं वो बंद हो जाते हैं ईद के दिनों में, क्योंकि छुट्टियों में लोग चले जाते हैं, लेकिन मरी में ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर ईद के दिनों में भी दुकानें वगैरह खुली भी होती हैं, तो क्या ऐसा ही है और मेन्यू में क्या चल रहा है, लोगों का रुझान किस खाने की तरफ ज़्यादा है? जी बिल्कुल, बारिश में और मरी के मौसम में सबसे जो ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ है यहाँ पर चाय, और काफ़ी लोग पी रहे हैं। अगर खानों की बात की जाए यहाँ पर तो लोग चिकन खा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का जो जोर है वो मटन के ऊपर है, मटन लोग खा रहे हैं, खासा गरम गरम खाने खा रहे हैं। दुम्बा कढ़ाई भी वैसे बड़ी मशहूर है माल रोड की। खूब जी बिल्कुल, दुम्बा कढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, लोग खासा खा रहे हैं उसको। अगरचे कुछ रेट्स हाई हैं, लेकिन ईद है तो लोगों ने कहा है कि जी जो यहाँ पर जो होटल के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो वेटर्स हैं, वो भी खासे खुश हैं। उनका भी ये कहना है कि आम हालात से ज़्यादा रेट हैं, हम टिप भी ज़्यादा लोग दे रहे हैं कि आज खुशी का दिन है, तो खुशियों में शरीक करने के लिए जो होटल्स पे वेटर्स हैं उनको भी लोग यहाँ पर खासा आज नवाज रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पर जो है खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है नूरुल अमीन, आप जरा हमारे साथ ही रहिएगा। अभी कुछ जरा बताते हैं कि जिस तरह से माहौल हमने देखा वहाँ पर कि काफ़ी दिलफरेब नज़ारे भी मरी में हमने देखने में आए, हमने देखी भी है। ट्रैफिक के मामले में थोड़ा सा हमें खुद भी सोचना चाहिए, सारी जिम्मेदारी हमें ट्रैफिक वार्डन्स पर आयद नहीं करनी चाहिए, खुद से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस तरह से दूसरों का ख्याल रखा जाता है। अच्छा नूरुल अमीन, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ महंगी चीज़ें भी वहाँ पर बेची जा रही हैं, तो यानी कि जो दुकानदार हैं, होटल मालिकान हैं, उन्होंने भी छुरी तेज़ की हुई है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अपने आम रेट से ज़्यादा महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। ईद के पहले और दूसरे रोज़ तो यहाँ पर जो होटल्स थे वो बिल्कुल सुनसान थे, ना तो उनके कमरे लग रहे थे और ना भी यहाँ पे कोई होटल फुल हो रहे थे, क्योंकि लोग ईद के पहले 2 रोज़ लोगों ने जो है अपने घरों में गुजारे और कोई ख़ास मौसम भी नहीं था, बारिश भी नहीं थी। आज तीसरा रोज़ था, छुट्टी भी आखिरी थी, ईद का भी आखिरी रोज़ था और साथ जो है कुदरत ने भी खूब मेहरबानी की और इतना मज़े की यहाँ पर बारिश हुई, इतना खूबसूरत और सुहाना मौसम हुआ कि शहरियों ने सब चीज़ें भूलकर अपनी जेबें जो है अपने दिल कुशादा की हैं। जब दिल कुशादा होते हैं तो जेबें भी कुशादा हो जाती हैं। अगरचे यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, ज़्यादा जो है चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है शहरी यहाँ पर खासा एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग घरों में बैठे हैं, हमारी जिससे भी बात हुई है उसका यही कहना है कि ऐसी ईद फिर नहीं आनी और ऐसा जो मौसम है वो नसीबों वालों को मिलता है, इसलिए उसको घर में बैठकर ज़ाया ना करें टीवी के आगे, बल्कि टीवी देखें और फ़ौरन रुख करें माल रोड का। जी तो टीवी देख के तो रुख करेंगे ना, टीवी देखना भी लाजमी है। अच्छा नूरुल अमीन, ये बताइएगा कि जो फैमिलीज वहाँ पर आएंगी, अगर आपके करीब में कोई फैमिली भी मौजूद है तो चाहेंगे कि उनसे भी ज़रा बात करें और वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं इसको। जी बिल्कुल, फैमिलीज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं, खासी तादाद में लोग भी आप देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से बात करने की भी। जी आप बताएं कहाँ से आप आए हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? शेखुपुरा से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। शेखुपुरा और आप मरी में मौजूद हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। एक फैमिली भी हमें नज़र आ गई है, इनसे जो है बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताएं कहाँ से आप आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर? मरी में खासी ठंड है। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आए हैं। आज काफ़ी जो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है और बड़ा खूबसूरत है। अच्छा आप बताएं जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? फैमिली के साथ आई हुई है, काफ़ी ठंड है तो क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके एंजॉयमेंट हो रही है। ज़ाहिर मरी का मौसम वहाँ से डिफरेंट है बिल्कुल। सियालकोट में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन इधर का मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंजॉयमेंट हो रही है इधर। जी बिल्कुल, सियालकोट में खासी जो है गर्मी थी, मरी का मौसम आप देख सकते हैं किस तरह शहरी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और माल रोड जो है इसकी गहमा गहमी आपके सामने है। मेरे कैमरामैन वकास आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर मनाजिर हैं, लोग खासा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खासे यहाँ पर एक्साइटेड हैं। जी अच्छा नूरुल अमीन, जिस तरह से ये फैमिली भी कह रही थी कि सियालकोट में तो खासा मौसम गर्म है, फैसलाबाद से भी लोग आए हुए थे, शेखुपुरा से भी, लेकिन अभी एक अच्छी खबर इन सब के लिए भी है कि जब ये वापस जाएंगे तो इनको थोड़ा सा अच्छा मौसम देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अपर पंजाब में खासा मौसम इस वक्त बेहतर हुआ है, कहीं कहीं बारिश भी हुई है लाहौर और गिरदा नवाब में। ये बताइएगा कि वहाँ जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, खास तौर यकीनन उनकी जो ड्यूटी है उनको तो सलाम पेश करते हैं, जिस तरह से वो जाफिशानी से काम करते हैं। आपने भी बताया कि 9000 की कैपेसिटी है, 31,000 गाड़ियां इंटर हुई हैं और मैनेज किया जा रहा है। तो ट्रैफिक वार्डन से अगर आपकी बात हुई है, जो वहां पर जो तैनात हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात हैं जिसका वो सामना करना पड़ा है उनको? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन से हमारी बात हुई है, बाकायदा तौर पर CTO यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है, उनका ये भी आवाम से यही यहाँ पर मुतालबा था कि जो लोग भी आते हैं किसी भी सूरत जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके लिए तब तक चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती हैं, जितने भी ज़्यादा इनके पास मैन पावर हो, जब तक आवाम और शहरी जो हैं वो इनके साथ कोऑपरेट ना करें। तो उनका यही यहाँ पर कहना है कि शहरी जो हैं यहाँ पर उनसे मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करें, उनकी कोऑपरेशन के साथ ही जो है यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी और मामलात जो हैं वो ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस जो है उसको खासे अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रही है। आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन जो है वो यही यहाँ से अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क बना दिया गया है, वो यही कह रहे हैं कि जी जो अच्छा नूरुल अमीन, ये जो आपके पीछे लोग हैं देख रहे हैं कि काफ़ी एक्साइटेड हैं, कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, शायद घर वालों को बता रहे हैं कि हम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी ललचार होगा सबका। तो ये आप बताइए कि आपको भी यकीनी तौर पर फ़ोन आए होंगे कि आप तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको ज़रा बताइएगा कि किस तरह का मौसम है और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जो नहीं आ सके उनके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो लोग घरों में बैठे हैं बिल्कुल भी ना बैठे, चंद ही घंटे रह गए यहाँ पर मरी में, उसके बाद तो जो है छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए फ़ौरन गाड़ी पकड़ें और पहुँचें यहाँ पर मरी माल रोड में। खासा यहाँ पर अच्छा मौसम है, बादल बिल्कुल ज़मीन को उतरे हुए हैं। लोग अगरचे अब इस वक्त बादल थोड़े से कम है, लेकिन महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि ये बारिश का सिलसिला एक बार फिर जो है 9 बजे के करीब मरी में शुरू हो सकता है। तो अभी 9 बजने में खासा टाइम है, आप पहुँच सकते
सकते हैं। और आप जो लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, स्पेशली आप स्टूडियो में हैं, तो आप 4 घंटों में यहाँ पर मरी पहुँच सकते हैं। तो आपको भी चाहिए यहाँ पर आएँ, खासा एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं और सब मिलकर एंजॉय करते हैं। जी ऐसे नूरुल अमीन, आपने ऑफर अच्छी की है, इसका तो खैर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कहा कि आप भी वहाँ पर आएँ। चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल एक जहन में आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है और शाम होते ही जैसे शाम ढलेगी तो उसके बाद लोग वापसी का रुख करेंगे और तकरीबन ज़्यादा तादाद जो है 50% ज़्यादा लोग इकट्ठे निकलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है कि जब बहुत बड़ी तादाद है, 31,000 गाड़ियाँ हैं, तो उसमें से 15,000 गाड़ियाँ तो यकमुश्त निकलेंगी, तो उसके लिए क्या ट्रैफिक प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक प्लान के हवाले से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो जहाँ पर रावलपिंडी के CTO हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। RPO भी ने भी खासी तौर पर हदायत यहाँ पर जारी की हुई हैं कि जैसे ही अब शाम तकरीबन 9 बजे के करीब तवक्को है कि शहरी यहाँ से अपने अपने इलाकों का रुख करेंगे जो कि 3 दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो उसके लिए एक अच्छा सा प्लान मुरतब किया गया और वो प्लान ये है कि गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर एक ख़ास सिस्टम के जरिए यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और जो पार्किंग है उसके लिए मखसूस एरियाज कर दिए गए हैं। मार रोड के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पर कोई भी गाड़ी को पार्क नहीं करने दिया जा रहा और उसके लिए इजाफी तौर पर जो है पुलिस यहाँ पर मौजूद है। मरी की मकामी पुलिस के अलावा रावलपिंडी से भी यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स बुलाए गए हैं जो कि वक्तन फवक्तन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक को गाइड कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको गाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ये जो सारा यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, ये बखैर आफियत यहाँ से इनका एग्जास्ट भी हो सकेगा। जी चले नूरुल अमीन, आप भी इंजॉय कीजिए इस मौसम को, यकीनन आपके लिए भी ये बहुत लम्हे यादगार साबित होंगे जिस तरह से दीगर सयाहों के होने। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन हमारे साथ मौजूद थे और उनके बारे में बता रहे थे खासतौर पे जो मरी का मौसम था। और अभी एक और मौसम भी है और वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मौसम और एक बार फिर से पाक भारत टाकरा भी होने को है। मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तब भी वो हमारे साथ साथ रहे थे और बड़े ज़बरदस्त दिए दिए थे बेग साहब आपने। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? हालत थोड़ी सी पतली है, जिस तरह से हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट टीम के 7 मैचेस में 2 मैच हो गए हैं, इंग्लैंड से भी हार गए और साउथ अफ्रीका से भी हार गए। अब है 2 जुलाई को मैच और बड़ा मैच भी है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए दानिश, पाकिस्तान की जो विमेन टीम की वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। 1997 से पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है हमारी विमेन, और अब तक जो 39 वनडे खेले उनमें से 99 हम हारे हैं, सिर्फ 40 जीते। और भारत के खिलाफ 2 जुलाई को डर्बी में पाकिस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने बताया, दोनों इब्तिदाई मैचेस जो थे वो लेस्टर में खेले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेटों से पाकिस्तान हारा। इंग्लैंड ने कल डकवर्थ लुइस फॉर्मूले की बेसिस पर 107 रन से हराया। अब पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ डर्बी में मैच है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है दानिश कि पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान अब तक जो 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं वो 9 के 9 भारत ने जीते। आखिरी मर्तबा फरवरी में इस साल जो है श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ था, जो भारत की विमेन टीम ने 7 विकेटों से जीता था। तो पाकिस्तान की विमेन टीम की कारकर्दगी T20 में तो निस्बतन बेहतर है, लेकिन वनडे मैचेस में इतनी अच्छी नहीं है। बाज लोग कह रहे हैं एक माफिया है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब आप देखें कि जो टॉप की बैट्समैन थी, बैट्सविमेन बिस्मा मारूफ, वो अनफिट हो गई है, वो वापस आ रही है, उनका रिप्लेसमेंट भेजा जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। 2 जुलाई को मैच है, लेकिन टीम के सिलेक्शन में भी लोग कहते हैं एक माफिया जो है वो आ चुका है। आलिया रियाज एक लड़की, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। माहम तारिक, सना ताज, जो टैलेंटेड विमेन क्रिकेटर हैं उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। अब आप देखें ना, सना मीर पाकिस्तान की जो कैप्टन है वो 2005 से खेल रही है, 12 साल से। तो इसका मतलब है हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। कई लड़कियां जो है वो गुज़िश्ता कई बरस से खेल रही हैं। तो हमें चाहिए कि एक नया खून मुतारिफ कराएं, तब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट जो है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकती है। लेकिन बेग साहब, T20 में जिस तरह से हमने देखा कि खैर उस मैच में तो बारिश भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुई थी, लेकिन आपको याद होगा कि भारत को हमने हराया भी था, भारतीय वुमेन टीम को। तो अब क्या तवक्कुआत उस तरह से रखी जा सकती हैं? और जो जवेरिया वदूद जैसे या जिस बिस्मा मारूफ, तो खैर जिस तरह से आपने भी बताया कि वो तो अनफिट हो गई हैं, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं, जवेरिया वदूद या दीगर जो हैं, उनसे क्या कोई उम्मीदें वाबस्ता रखी जा सकती हैं? देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। कोच जो है वो तब्दील किए गए हैं।
अभी इन्होंने सभी अजहर को पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का कोच लगाया है दानिश, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के जो ताकतवर रुकन है उनके कजन है। अब अगर आप नेपोटिज्म को फरोग देंगे, कोचेस की तब्दीली अमल में लाएंगे, खिलाड़ियों को आप देखें जो कॉम्बिनेशन खिलाया हमने इंग्लैंड के खिलाफ, जहां हमने रिकॉर्ड 377 रन बनवा दिए, वहां 3 स्पिनर्स हमने अपनी टीम में शामिल की उस विकेट पर। तो समझ में नहीं आता स्ट्रैटेजी क्या है। यकीनन बकिया खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। हमारे पास अच्छी लड़कियां हैं, नैन आबदी भी काफी अच्छे से खेल रही है, जवेरिया बदूद अच्छी बैट्समैन है, बाकी प्लेयर्स नहीं है और उनको इतना तजुर्बा नहीं है। T20 की आपने बात की दानिश, हम लोग तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं T20 का, लेकिन वनडे में मैंने आपको पहले भी इब्तिदा में कहा कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। 69 साल मोहम्मद इलियास जो पाकिस्तान के लिए 60s में टेस्ट क्रिकेट खेले थे, वो पाकिस्तान की विमेन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। तो भाई नया खून लाओ, नए लोग लाओ जो जदीद दौर की क्रिकेट के तकाजों से हम आहंग हो, ताकि पाकिस्तान की मर्दों की टीम की तरह विमेन टीम भी जो है वो कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हो सके। तो बेग साहब क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो सना मीर हैं 12 साल से कैप्टनशिप संभाली हुई है, तो अब ये जो तब्दीली जो नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? क्या पॉलिटिक्स है, क्या मोनोपोली हो रही है, माफिया आ गया है? क्या वजह है कि नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, नई खवातीन सामने नहीं आ रही? दानिश आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी वजह पॉलिटिक्स भी है, इसकी वजह माफिया भी है। ग्रुप बना हुआ है जो अपने हम ख्याल क्रिकेटर्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से नया टैलेंट नहीं सामने आता। 1997 में जब दानिश पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट शुरू हुई थी तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि लड़कियां नहीं आ रही थी, लेकिन अब बहुत टैलेंट आ रहा है। आप उनको मौका तो फराहम करें, अगर आप मौका नहीं फराहम करेंगे तो फिर यही हाल होगा। आप पुराने आजमाए हुए घोड़ों को दोबारा मैदान में उतारते हैं, यंगस्टर्स को मौका दें। मेरे ख्याल में एक माफिया है, पॉलिटिक्स है और पीसीबी को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। तो माफिया है लेकिन तवज्जो जरूर देनी होगी। बहुत शुक्रिया मिस्टर इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और सूरत कह रहे हैं कि हालत थोड़ी सी पतली है, लेकिन देखना यह है कि 2 जुलाई को जो भारत के साथ मैच है उसमें क्या होता है। तो हमारी तो नेक तमन्नाएं वुमेन टीम के साथ हैं कि वो ये मैच एटलीस्ट जीतें। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप हमारे साथ ही। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।